नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग परिणाम मित्र यानी कि ट्रांसफार्मर की बात करने वाले हैं। ट्रांसफार्मर होता क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होगा, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे और ट्रांसफार्मर किस प्रकार से काम भी करता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर का मेन ऑपरेशन क्या है, मेन सिद्धांत क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो आइए मेरे साथ आप बने रहिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं परिणाम मित्र। क्या बोलते हैं? परिणाम मित्र। इसका मतलब क्या है? परिणाम यानी कि जो आपको आउटपुट दे, परिणाम दे, है ना, वो परिणाम मित्र है। अगर ट्रांसफार्मर का एक हम कनेक्शन बनाए, इसका स्ट्रक्चर बनाए, तो ये किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। ये आपके पास इस प्रकार का एक इंटर कनेक्शन है जिसमें हम लोग कॉइल वगैरह यहाँ पे दे देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस तरीके से, तो आपके पास दो कॉइल है। एक को हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी कॉइल, और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल यानी कि सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कुंडली, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें आपसे कि भैया इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आता है V2 और इसमें वोल्टेज कितना आता है, इसमें वोल्टेज आता है V1। तो इसी प्रकार से हम आपसे बात करें नंबर ऑफ टर्न्स की, फेरों की संख्याओं की, तो इसमें फेरों की संख्याएं जो होती हैं वो N1 होंगी और इस वाले में जो फेरों की संख्याएं होंगी वो N2 होंगी। फेरों की संख्याएं क्या होती है? फेरों की संख्याओं से यहाँ पे सिंपल से इतना सा मतलब है कि यहाँ पे हिंदी में हम लोग फेरों की संख्या है और इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कितने फेरे यहाँ पे हैं प्राइमरी कॉइल में एंड सेकेंडरी कॉइल में। तो अगर हम इसमें करंट की बात करें तो अपने पास इसमें करंट कितना आएगा, तो अगर हम इसमें करंट की बात कर रहे हैं तो भैया इसमें जो करंट है इस प्राइमरी कॉइल में I1 करंट होगा और चूंकि ट्रांसफार्मर है यहाँ पे क्या होगा, आपका आउटपुट I2 करंट होगा। तो इस प्रकार से आपके पास एक इनपुट एक आउटपुट करंट आ गया, यानी कि प्रथम पार्ट ये जो हो गया प्राइमरी हो गया, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंडरी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सेकेंडरी। तो ये एक ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है जिसमें एक पूरा कोर है और इस कोर में एक प्राथमिक कॉइल लगी हुई है, एक द्वितीयक कॉइल लगी है और इस प्रकार से बने अरेंजमेंट को हम लोग ट्रांसफार्मर की तरह काम कराएंगे। देखिए ट्रांसफार्मर का मतलब का सिंपल सा ट्रांसफार्मर का मतलब यह है कि ये ट्रांसफार्मर जो होता है, ये कोई भी ट्रांसफार्मर दो प्रकार से काम करता है, या तो स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन। तो अगर आपसे बोला स्टेप अप क्या होगा, ध्यान देंगे सभी लोग बहुत अच्छे से। अगर आपसे बोला स्टेप अप क्या होगा, तो स्टेप अप का मतलब ये हो गया कि जो सेकेंडरी कॉइल है यानी कि ये वाली कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके N2 हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके N1 है, तो रेशियो क्या हुआ आपका N1 रेशियो N2। इसका मतलब स्टेप अप में क्या होगा, शुरू में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। और अगर स्टेप डाउन है, कोई चीज़ डाउन हो रही, कम हो रही, यानी कि शुरू में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं और बाद में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। तो जब शुरू में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, बाद में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब कि वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स है तो वोल्टेज बढ़ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये भी होता है कि आउटपुट का वोल्टेज जो होगा वो इनपुट के वोल्टेज से अधिक होगा। और इसमें बात करें तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज होगा इस इनपुट का वो ज़्यादा होगा, आउटपुट का वोल्टेज कम होगा। तो यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। इसके रेशियो की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है V1/V2, यानी कि जो इनपुट का वोल्टेज है और आउटपुट का वोल्टेज, इसी प्रकार से इनपुट का नंबर ऑफ टर्न्स है, आउटपुट में फेरों की संख्याएं, इसी प्रकार से जो अपने पास E1 E2 क्या होता, जो इसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज है। अगर हम इसको दूसरे वे में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा इसको क्या बोलते हैं भैया, EMF आएगा, इसको क्या बोलते हैं E1। और इसके अक्रॉस जो यहाँ पे EMF आता है इसको क्या बोलते हैं E2। ये किसी कॉइल पर आता है तो ये कहलाता है E1 और E2। क्या कहलाता है? E1 और E2, है ना। सॉरी, ये भी E1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास E2। क्या आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास E2, है ना। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा आपके पास E2। ये EMF है सेकेंडरी कॉइल में, ये आपके पास प्राइमरी कॉइल है, E1 हो गया। तो यहाँ पर अगर अपन लोग बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की या वोल्टेज की, तो एक रिलेशन अपन को मिलता है V1/V2 बराबर N1/N2 बराबर E1/E2 बराबर N2/N1, सॉरी बराबर I2/I1 बराबर I2/I1।
तो इस प्रकार से आपको जो रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है, ये इसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र अनुपात, और इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको हम नॉर्मली हिंदी में भी अगर लिखना चाहें तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको कहा जाता है ना, रेशियो। ठीक है, नॉर्मल हम इस भाषा में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कह देंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांसफॉर्मर में हमेशा पावर एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी और पावर, ये कैसे होते हैं दोस्तों? ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। कैसे होंगे? कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया, ये कभी भी चेंज नहीं होते, फिक्स होते। यानी कि अगर प्राइमरी कॉइल में बात करें तो यहाँ पर जो पावर होगी, यानी कि P1 बराबर जो P होगा, वही यहाँ पर P2 बराबर भी P होगा। P2 बराबर भी क्या होगा? P। यानी कि चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, इन दोनों स्थितियों में पावर हमारे पास सेम होती है। और जब आपके पास पावर सेम होगी तो ये आपका किसकी तरह काम करेगा? ये ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करेगा। यानी कि ये वोल्टेज को बढ़ा देगा या कम कर देगा, या करंट को बढ़ा देगा कम कर देगा, या नंबर टर्म्स को बढ़ा देगा या कम कर देगा। तो इस प्रकार की अगर हमें घटनाएं देखने को मिल जाती हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। ठीक है, आज की क्लास में अभी तक मैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। ट्रांसफॉर्मर में ये सब चीज़ें तो वेरिएबल होंगी। कौन सी चीज़ें वेरिएबल होंगी? आपके पास B1 B2, N1 by N2 और E1 by E2 और I2 by I1, है ना। ये तो वेरिएबल है। करंट तो चेंज हो सकती है, वोल्टेज चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पावर और फ्रिक्वेंसी ये कैसे रहते हैं? हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि इसमें 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर अगर ये काम कर रहा है तो 50 हर्ट्ज पे ही काम करेगा। अगर इसका ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू है 50 kVA या 100 kVA, 200 kVA, तो वो उतने ही पे काम करेगा। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या होता है? इसकी रेटिंग किस में होती है? रेटिंग। इसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे, रेटिंग शब्द, रेटिंग। तो ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है, इसकी रेटिंग होती है KVA में। किस में होती है भैया? KVA। किस में होती है? KVA। KVA क्या? पावर है ये, तो किस में होता है? KVA। KVA का मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। क्या होता है इसका मतलब? किलो वोल्ट एम्पियर। पावर अपनी 3 प्रकार की होती हैं। KVA, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में अपरेंट पावर, ऐसे ही नाम याद रखना है। अपरेंट पावर बोलते हैं, अपरेंट शक्ति बोलते हैं हिंदी में। दूसरी बात कर देते हैं KW, उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव पावर या रियल पावर, यानी कि वास्तविक शक्ति, है ना, उसको वास्तविक शक्ति। तो इसको हम आगे पढ़ा देंगे आपको ये टॉपिक, बस अपन को अभी याद ये रखना है, इसको हम KVA में लिखते हैं ना। और एक और होती है अपनी रिएक्टिव पावर, वो होती है KVAR में। ठीक है, यानी कि इमेजिनरी पावर उसको बोलते हैं हम, है ना। तो ये नॉर्मल बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसकी रेटिंग किस में होती? KVA। तो क्वेश्चन पेपर में आता है कि भैया ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती? KVA में होती, KW में होती, किलो एम्पियर में होती, या KVAR में होती। तो आप लगा दो KVA। K का मतलब किलो, V का मतलब वोल्ट, A का मतलब एम्पियर। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग इसमें आगे चर्चा करेंगे। आगे जब हम चर्चा करने की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर लॉस के बारे में। यानी कि ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास लॉस कौन कौन से हो रहे हैं? लॉस, हानियां कौन कौन सी हो रही है ना। हानि की बात कर रहे हैं इसमें, हानि। तो भैया 2 प्रकार की हानियां होती हैं इसमें, पहली और एक दूसरी। तो सबसे पहली हम लोग अगर इसमें बात कर रहे हैं तो भैया सबसे पहली जो है वो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में जो लॉस है वो है आपके पास आयरन लॉस। कौन सा लॉस? आयरन लॉस। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है कॉपर लॉस। दूसरा कौन सा होता है? कॉपर लॉस। आयरन लॉस मतलब आयरन का नुकसान हो जाना, कॉपर लॉस मतलब जो भी इसमें बाइंडिंग की जा रही होगी कॉपर की, उसका लॉस हो जाना। आयरन लॉस में हमारे पास 2 प्रकार के लॉस होते हैं, इसको नाम बिल्कुल इसी प्रकार से रखेंगे। एक को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस हानि या हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। दूसरा कौन सा होता? दूसरा होता है इसमें एडी करंट लॉस। क्या होता है? एडी करंट
लॉस, एडी करंट लॉस। तो अगर आपसे बोले सर इसको इंग्लिश में बताइए, तो भैया इसको हम लोग नॉर्मली हिस्टेरेसिस लॉस को लिखते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, और नाम इसी प्रकार से आपको याद रखना। और एडी करंट लॉस को नॉर्मल एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, ये हमने इंग्लिश में भी इसका नाम लिख दिया। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। लॉस का मतलब तो हानि है ना, तो इसकी बात कर दी। तो हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है PH बराबर KH BM की पावर X और F। अगर इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर बात करें तो अपने पास होता है PE एडी करंट लॉस बराबर KE B की पावर स्क्वायर F स्क्वायर और T, यहाँ पर आपका V और आता है ना। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया जहाँ पर हमने इसकी बात कर दी। ये आपके फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि इसमें हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, तो हिस्टेरेसिस लॉस इन पे सब पे निर्भर करता है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत समझने वाली बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जब भी हम हिस्टेरेसिस लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म्स आपको दिख रहा होगा x, क्या दिख रहा है? इसकी पावर x, और इस x का मतलब होता है स्टेनमेंज कांस्टेंट। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, x का मतलब होता है स्टेनमेंज। क्या होता है? स्टेनमेंज कांस्टेंट, इसका नाम है। ये साइंटिस्ट थे एक, उन्हीं के नाम पे ये पड़ गया। और इसकी वैल्यू होती है 1.6 से लेके 2.5 तक। कितनी होती? 1.6 से लेके 2.5 तक। तो ये एग्जाम में काफ़ी पूछा भी जाता कि स्टेनमेंज कांस्टेंट की वैल्यू कितने से कितने तक होती, तो हम लोग बोल देंगे 1.6 से लेके 2.5 तक। ये बहुत आसान है, ठीक है। और यहाँ पर जो Bm है, इस Bm का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या है भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसमें Bm का मतलब क्या होता है? Bm जो होता है ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज अपॉन फ्रिक्वेंसी के। तो ये आपको याद होना चाहिए कि भैया जो Bm होगा वो वोल्टेज अपॉन फ्रिक्वेंसी के बराबर होगा। वोल्टेज अपॉन फ्रिक्वेंसी कैसे होगा? बराबर होगा। तो जब ये वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी यानी कि वोल्टेज के प्रोपोर्शनल और फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसमें हम रिलेशन रख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, तो अगर मान लो आप ऐसा रख दो कि Bm की जगह रख दो वोल्टेज अपॉन F, वोल्टेज अपॉन F, तो आप देखोगे B का स्क्वायर हो जाएगा और F का स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे B स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब पता क्या होगा? इस वाले केस में अगर अपन इसको रख देते हैं, ये भी मैक्सिमम है, अगर इसको रख देते B स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर, तो आप देखोगे F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल हो रहा और आपको मिलेगा जो PE टोटल मिलेगा, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वोल्टेज के स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वोल्टेज के स्क्वायर के। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि जो एडी करंट लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर में दिए जाने वाले सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती होता है। क्या बोला? एडी करंट लॉस सप्लाई में दिए जाने वाले वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो पेपर में आता है ये समानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या अंडर रूट में भी आ जाएगा या नॉर्मल भी लिखा रहेगा। तो अपन को इसको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर भैया इसकी बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे भी हम रख देते हैं B अपॉन F, x की वैल्यू मान लीजिए आप 2 ले लें, तो B अपॉन F तो कितना हो जाएगा? B स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर, तो एक F से एक F कटेगा। कुल मिला के यहाँ पर अगर अपन रिलेशन निकाल देते हैं, या अपन लोग यहाँ पे मान लीजिए इसकी वैल्यू मैंने बोला 1.6 से लेकर 2.5 यानी कि अप्रोक्स 2 मान लें, तो अगर यहाँ पे 2 रखते हो आप B की पावर 2 F B स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा? B स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर। तो यहाँ पे पता क्या मिलेगा? BH इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्योंकि B स्क्वायर आएगा यानी कि B स्क्वायर, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? F स्क्वायर। तो एक F स्क्वायर से F स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या? फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगा नीचे। क्या आ जाएगा? फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब ये हो गया कि हिस्टेरेसिस लॉस, ध्यान से सुनेंगे, हिस्टेरेसिस लॉस वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों पर निर्भर कर रहा है, जबकि एडी करंट लॉस सिर्फ वोल्टेज के स्क्वायर पे निर्भर कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर में जो 2 प्रकार के लॉसेस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस, ये किस में आ रहे हैं? आयरन लॉस में। आयरन लॉस में 2 प्रकार के हो गए, कौन कौन से? एक हिस्टेरेसिस लॉस और एक एडी करंट लॉस। ये हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस जो हमारे पास 2 प्रकार के लॉसेस हैं, ये दोनों ही लॉसेस में B किसके बराबर होता है? फ्लक्स डेंसिटी,
फ्लक्स डेंसिटी वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको याद रखेंगे, ये वोल्टेज होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, ये क्या है फ्लक्स डेंसिटी। तो अगर इसको पुट कर देते हैं तो हिस्टैरिसीस लॉस किस पे निर्भर करता है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी दोनों पर, जबकि एडी करंट लॉस सिर्फ वोल्टेज पर निर्भर करेगा। अब करंट लॉस की, कॉपर लॉस की बात कर लेते हैं। जो टोटल अपने पास कॉपर लॉस होता है ये बराबर होता है यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में, यानी कि टोटल लॉस इन फर्स्ट वाइंडिंग और कॉपर लॉस इन सेकंड वाइंडिंग। तो पहली वाइंडिंग में क्या होता है I1 स्क्वायर R बोल देंगे, है ना, R1 प्लस दूसरे में क्या हो गया I2 स्क्वायर R2। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। जैसे हमने जो बाइंडिंग बनाई थी उसमें I1 था तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हुआ होगा R1 हुआ होगा, दूसरा जो होगा I2 था तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा R2 हुआ होगा। इसके अनुसार यहाँ पर अपन को टोटल जो कॉपर लॉस मिलती है ये मिलती, यानी कि इसमें हम बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग, क्या बोलते हैं भैया, प्राइमरी बाइंडिंग लॉस। और ये कौन सा हो गया आपके पास, सेकेंडरी बाइंडिंग, कौन सा, सेकेंडरी बाइंडिंग लॉस, ये सेकेंडरी बाइंडिंग लॉस हो गया। तो एक प्राइमरी बाइंडिंग लॉस और एक सेकेंडरी बाइंडिंग लॉस। मेरे ख्याल से आपको इतनी सी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक मिनिमम टाइम में हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। चलो तो ये तो हो गया तुम्हारे पास हिस्टैरिसीस, यानी कि इसको बोलते हैं भैया आयरन लॉस और इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, कॉपर लॉस। अब पेपर में आता है कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, इस हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या बोला मैंने, इसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, तो देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए, तो आपको अगर रिड्यूस करना है कौन सा लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, यानी कि इसे हिंदी में लिख देते हैं हिस्टैरिसीस हानि, है ना। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इसे हिंदी में भी लिख दिया। और अगर आप इसको ध्यान से बहुत अच्छे से देखें तो आप समझ पाएंगे, इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड, क्या बोला मैंने, सिलिकॉन कार्बाइड, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल का इसमें यूज करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने परीक्षा की दृष्टि से कि हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का। इसी प्रकार से हम दूसरी बात करें, एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस मैंने अभी बताया आपको, और एडी करंट लॉस जो है, यानी कि इसको हम नॉर्मल एडी करंट लॉस बोलते रहे, इसको रिड्यूस करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो इसको अगर अपन को रिड्यूस करना है, कम करना है, घटाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक थिन लेमिनेशन कर देते हैं, यानी कि पतली पट्टी लगा देते हैं। क्या लगा देते, पतली पट्टी, यानी कि इंग्लिश में बोले तो थिन लेमिनेशन, है ना। तो थिन लेमिनेशन कर दी जाती है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि एडी करंट लॉस को रिड्यूस अगर करना है, क्या करना है, रिड्यूस। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, और इसको भी हमें क्या करना है, हिस्टैरिसीस लॉस को भी रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब कम करना है, घटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हिस्टैरिसीस लॉस की बात कर रहे हैं, तो हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग थिन लेमिनेशन यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो अगर अपन को इतनी सी बात समझ में आ गई तो हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे इफिशियंसी से, तो इसकी इफिशियंसी की बात कर देते हैं इसी में हम लोग। तो अगर इफिशियंसी की बात करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान देंगे जरा थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इफिशियंसी की हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। तो जब इफिशियंसी की इसमें हम लोग बात करते हैं तो इफिशियंसी क्या होता है, देखिए दोस्तों, इफिशियंसी की जब हम बात करते हैं, इफिशियंसी को साधारणतः हम लोग ईटा से व्यक्त करते हैं। ईटा बराबर ये होता है आउटपुट पावर, है ना, अपॉन इनपुट पावर। तो एक प्रकार से हमने तो आपको बोला कि इसमें पावर कांस्टेंट रहती है, इसमें क्या होती है, पावर कांस्टेंट रहती है, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सप्लाई देंगे ना, उसके अनुसार ये काम करेगा। तो एफिशिएंसी अगर हम लोग निकालें तो आउटपुट पावर जो होती है, टोटल आउटपुट पावर जो होती है वो, और इनपुट पावर क्या होती है, ये कॉम्बिनेशन होती है आउटपुट पावर के और प्लस लॉसेस के। लॉसेस मतलब जो नुकसान हो रहे हैं,
तो इनपुट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, जैसे हमने 10 वैल्यू दी किसी को तो बीच में लॉस हो गया 3 का, तो आउटपुट में क्या मिला 7, तो यानी कि 7 बटे ये आ गया 3 + 7, तो इनपुट को तो 10 ही बोलेंगे। इस तरीके से ये चलता है। तो अगर इसमें इफिशियंसी की बात कर रहे हैं भैया, तो यहाँ पे आउटपुट पावर जो होगी, ये तो अपने पास आउटपुट है अपॉन इनपुट हो गया ये, और प्लस लॉसेज में कौन से आते हैं, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। क्या होते हैं, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो अपन को ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, कि किसी भी ट्रांसफार्मर में जो लॉसेज होते हैं यानी कि एफिशिएंसी होते हैं, वो आउटपुट अपॉन यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस पीआई प्लस पीसीयू। पीआई क्या हो गया, आयरन लॉस, पीसीयू क्या हो गया, कॉपर लॉस। तो ये 2 प्रकार के इसमें लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा इसमें किसकी तरीके से काम करता है। आई होप आज की क्लास में अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो हो गया इसमें एफिशिएंसी के बारे में। दूसरी बात इसमें 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, ये नोट करते जाना लाइन से, सभी लोग लाइन से नोट करते जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। कौन से टेस्ट होते हैं, एक तो ओपन सर्किट टेस्ट, और दूसरा टेस्ट होता है इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कौन सा होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये कॉपी में नोट करते जाएंगे। ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, ये एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ताकि आप लिमिटेड टाइम में, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएँ। तो भैया ओपन सर्किट मतलब खुला परिपथ टेस्ट, और इसको क्या बोल देंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, यानी कि बंद परिपथ टेस्ट, है ना। तो इसको आप हिंदी में भी नोट करते जाएंगे मेरे साथ, तो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अगर ओपन सर्किट टेस्ट की बात कर रहे हैं, इस टेस्ट का उपयोग हम लोग करते हैं आयरन लॉस का पता लगाने के लिए। काय के लिए, आयरन लॉस का पता लगाना है तो कौन से टेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, ओपन सर्किट टेस्ट। और अगर कॉपर लॉस का पता लगाना है कि भैया इसमें कॉपर लॉस है कि नहीं, तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब ये होता कैसे है, ये तो आपको डीपली पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। यहाँ तो अपन लोग बेसिक जानकारी की बात कर रहे हैं कि अपन को बेसिक तो आना ही चाहिए कि ओपन सर्किट टेस्ट की बात कर रहे हैं तो ओपन सर्किट टेस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो हम लोग लास्ट में कॉइल ले रहे थे ना, वो जो कॉइल है उसके साथ जो आउटपुट था उसको हम लोग ओपन कर देते हैं, और अगर आउटपुट को शॉर्ट कर देते हैं तो वहाँ पर फिर हमें कॉपर लॉस प्राप्त होता है। क्लियर है सभी को। तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ये इन दोनों का पता लगाने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक टेस्ट और होता है, ये आप अपनी कॉपी में नोट में लिख सकते हो। किस में लिख सकते हो भैया, ये अपनी कॉपी में नोट में लिख सकते हो। नोट है ना। ये नोट क्या लिखोगे, एक होता है आपके पास, नोट में लिखेंगे स्विनबर्न टेस्ट। क्या बोलते हैं, स्विनबर्न टेस्ट। ये क्या होता, ऐसे ही नाम याद कर लो, स्विनबर्न टेस्ट का उपयोग किया था किसी ट्रांसफार्मर में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इस हीट का पता लगाने के लिए, है ना। तो हीट डिसिपेशन के लिए, किसके लिए, हीट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीट, है ना, हीट, और बोल दो कि टेम्परेचर राइज, मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। ताप का पता लगाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, हीट, ताप, टेम्परेचर, इसका पता लगाने के लिए स्विनबर्न टेस्ट का उपयोग किया जाता है। आ गई बात सभी को समझ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपकी एग्जाम की दृष्टि से, जिसके बारे में हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। तो ये ट्रांसफार्मर में कुछ बेसिक से पॉइंट थे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसके बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।